everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 3 जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. So this chapter basically deals with the topics like stress and what you do to fight a stressful situation. आप स्ट्रेस के दौरान आप क्या करते हो, आपके बॉडीली चेंजेस किस तरीके के होते हैं, इमोशनल चेंजेस क्या होता है, फिर उसे हमें सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या कुछ तरीके हैं स्ट्रेस को अवॉइड करने के, अपने आप को रिलैक्स करने के. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लाइफ इज़ अ बिग चैलेंज एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरीली स्ट्रेसफुल बट मच डिपेंड्स ऑन हाउ अ चैलेंज इज़ व्यूड. ज़िंदगी खुद ही एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है. हमें लाइफ में कई तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है. बहुत टफ सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, उसे फेस करना पड़ता है. और ये एंटायरली उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस सिचुएशन को व्यू कर रहे हैं, उनका परसेप्शन उस सिचुएशन में क्या है. अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, अगर आपका परसेप्शन सही है, तो आप अपने आप को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाओगे. आप उसे चैलेंज की तरह लोगे, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरह नहीं. लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो उतने, तो आपको उसी सेम सिचुएशन से इतना स्ट्रेस आएगा कि वो आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, वो आपके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा. और तभी जो है तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, यही है कारण कि ह्यूमन लाइफ में स्ट्रेस क्यों होता है हमें. तो स्ट्रेस इन्हीं सारी चीज़ों से आता है. हो सकता है कि किसी तरीके का चैलेंज है आपके सामने, किसी तरीके का प्रॉब्लम है, या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो इसी से हमें जो है स्ट्रेस फेस करने को पड़ता है. स्ट्रेस जो है ये एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एनर्जी देता है, हमारे ह्यूमन अराउजल को इंक्रीज़ करता है और परफॉर्मेंस जो है उसे अच्छी तरह से अफेक्ट करता है. इन द सेंस, अगर आपको आपका जब एग्ज़ाम नहीं होता तो हम एकदम पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले अगर वो बच्चा ना पढ़े तो उसका ऑफकोर्स ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले. तो जब उस टाइम में उसे स्ट्रेस होता है कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तब वो क्या है, वो सीरियसली जाके पढ़ाई करता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि उसके उस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वजह से उसने मेहनत की, उसका ह्यूमन अराउजल जो है वो इंक्रीज़ हुआ, उसने ज़्यादा एनर्जी लगाया, उस चीज़ में एफर्ट लगाया, और उससे जो है उसका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में बेहतर हो जाएगा. तो इस वाले स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस. EUSTRESS, यू स्ट्रेस. सो यू स्ट्रेस इज़ द गुड लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस. तो यू स्ट्रेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके परफॉर्मेंस के लिए, आपके ऑप्टिमल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को पहुंचने के लिए, ताकि आप अच्छा कर सके. तो थोड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि वो आपके अंदर सीरियसनेस लाता है, आपको अंदर से कहता है कि हमें इसके लिए मेहनत करना चाहिए, और उसी मेहनत की वजह से जो है हम उस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा कर पाते हैं, उसका रिजल्ट जो है अच्छा होके आता है. लेकिन ये यू स्ट्रेस जो है, इस यू स्ट्रेस में भी पोटेंशियल होता है कि वो डिस्ट्रेस में बदल जाए. अब डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस वही बैड वाला स्ट्रेस है जो कि हमारे बॉडी का वेयर एंड टेयर का कारण बनता है, हमारे बॉडी को हार्म करता है डिस्ट्रेस. सो अकॉर्डिंग टू द बुक, द डेफिनेशन फॉर स्ट्रेस इज द पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप. इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस के दौरान ऑर्गेनिज्म जो है एक पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस उसके अंदर से होता है. रेस्पॉन्स कब होता है? जब कोई स्टिम्यूली है, कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही एक पर्सन का या किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स होता है. तो किसी एक स्टिमुलस इवेंट की वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस होता है, मतलब उस रेस्पॉन्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो कि उसके इक्विलिब्रियम
लेवल को डिस्टर्ब करता है, मतलब जो बैलेंस्ड स्टेट है माइंड का, बॉडी का, उस चीज़ को वो डिस्टर्ब करता है, और इतना डिस्टर्ब करता है कि पर्सन जो है वो उसे संभाल नहीं पाता और उससे मेंटली जो है उसे बहुत परेशानी होने लगती है, और तभी वो स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है. सो द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन's ability to cope is known as stress. Now, the word stress has its origin in the Latin word strictus, meaning tight or narrow, and stringier, the verb meaning to tighten. तो ये जो स्ट्रेस वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड से स्ट्रिक्टस, जिसका मतलब है टाइट या नैरो, एंड स्ट्रिंगियर विच इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड विच मीन्स टू टाइटन. Now these root words reflect the internal feelings of tightness and constriction of the muscles in breathing reported by many people under stress. तो स्ट्रेस का जो है ये वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया, स्ट्रिक्टस और स्ट्रिंगियर को ही दिमाग में रखते हुए इस पर्टिकुलर फीलिंग को स्ट्रेस नाम क्यों दिया गया? इसका मतलब इसलिए है क्योंकि ये जो रूट वर्ड है ये रिफ्लेक्ट करता है. स्ट्रिक्टस मतलब टाइट या नैरो. स्ट्रेस होने पर क्या टाइट या नैरो हो जाता है? जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं से हमें टाइट फीलिंग्स होने लगती हैं. टाइटनेस ऑफ इंटरनल फीलिंग्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स. हमारे मसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट करते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ब्लॉक करता है, हमें स्ट्रेस में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फील होता है, हमारी ब्रीदिंग जो है काफ़ी अबनॉर्मल हो जाती है, हम रिलैक्स्ड ब्रीदिंग नहीं कर पाते, हमें बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही टाइट फीलिंग्स आती है, इंटरनल फीलिंग्स, टाइटनेस फीलिंग होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स. इसी के लिए इस वर्ड को स्ट्रेस कहा गया है. तो स्ट्रेस जो है उसे हम तरह तरह के, इट इज़ ऑफन एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट आर डिस्ट्रप्टिव टू द इंडिविजुअल. इन द सेंस स्ट्रेस के जो कारण छिपे हैं वो एनवायरनमेंट में भी हैं और अंदर में भी हैं. इंटरनल कुछ फीलिंग्स होती हैं या फिर ज़्यादातर एनवायरनमेंट से ही स्ट्रेसर्स होते हैं. तो स्ट्रेसर्स क्या है? स्ट्रेसर्स वो इवेंट्स है जो कि हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है कि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स दे. मतलब स्ट्रेसर जो है वो कोई एक ऐसा इवेंट है जिसके वजह से कि हमारे अंदर वो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस होते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल बिगड़ता है और हमारा एबिलिटी टू कोप जो है वो एक्सीड हो जाता है उस स्ट्रेस में, और हम तभी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये जो स्ट्रेसर है वो एग्जाम्पल हो सकता है किसी नॉइज़ का, कहीं पर क्राउडिंग हो रखी है, किसी के साथ आपका बैड रिलेशनशिप है, या डेली कम्यूटिंग टू स्कूल, ऑफिस. ये तरह तरह के एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हैं मौजूद हैं वो हमें स्ट्रेस देते हैं. नाउ द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन. तो ये सारी जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल मतलब बाहर के जो स्ट्रेसर्स हैं एनवायरनमेंट से जो हमें देखने को मिलते हैं, हो सकता है नॉइज़ है, कभी हो सकता है बैड वेदर है, बैड एनवायरनमेंट है, या हो सकता है कि आपको ट्रैफिक में बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पर क्राउडिंग हो रखा है. तो ये सारी जगहों पर एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जहाँ पर मौजूद है उसके रिएक्शन को, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस मौजूद है, आपका बॉडी जिस तरीके से उसमें रिएक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन. मतलब यहाँ पर स्ट्रेन हो जाता है जब भी पर्सन रिएक्ट्स टू द एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स एंड ही और शी स्ट्रेसफुल, तभी उसे स्ट्रेन कहते हैं. Stress has come to be associated with both the cause as well as effects, लेकिन इस चीज़ में जो है काफ़ी confusion सा हो रखा है. So Hans Selye जो हैं उन्हें father of modern stress research का दर्जा दिया गया है, and he has defined stress as the non-specific response of the body to any demand. It is the non-specific response. उन्होंने कोई response का specification नहीं दिया. उन्होंने कहा कि स्ट्रेस जो है एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है टू एनी डिमांड रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट, एंड द इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्स विद द सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस. सो फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडीली चेंजेस, मतलब हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसी को हम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस कह रहे हैं. लेकिन बहुत रिसर्चर्स जो हैं जो इसमें एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो इतना जनरल नहीं है और इतना नॉन स्पेसिफिक नहीं है जितना कि हैंस सेली हमें बताते हैं, क्योंकि तरह तरह के जो स्ट्रेसर्स हैं वो मौजूद हैं, और हो सकता है कि वो स्ट्रेसर्स जो हैं
वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफ़र करेगा, उसका डिग्री, उसका लेवल. Different stressors may produce somewhat different patterns of stress reaction and different individuals may have different characteristic modes of response. तो दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रेस जो उन्होंने कहा है वो ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस जो है एक काफ़ी इतना जनरल और इतना नॉन स्पेसिफिक हो. डिफरेंट रिसर्चर्स का मानना है कि जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसर्स होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन दे सकते हैं और उस रिएक्शन में भी डिफरेंस हो सकता है दो पर्सन के बीच. दो लोगों का एक ही टाइप का रिएक्शन नहीं हो सकता, एक ही टाइप का रिस्पॉन्स नहीं हो सकता फिजियोलॉजिकल, क्योंकि सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है आपके परसेप्शन में. जैसा कि बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि ओपनिंग बैट्समैन के लिए जो बॉलिंग का फर्स्ट बॉल उसके लिए जितना इम्पॉर्टेंट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो एंड वाले जितने भी प्लेयर्स आएंगे वो उस बॉल को उसी नज़र से देखें. ये आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी बुक में कि जब किस तरह से जो है हमारा परसेप्शन डिफ़र करता है. दो लोगों में कैसे परसेप्शन में डिफरेंस है, क्योंकि जब क्रिकेट की मैच होती है तो ओपनिंग बैट्समैन जो है उसमें बहुत प्रेशर होता है कि वो अच्छी तरह से अपने स्कोर करे ताकि वो टीम को स्कोर दे पाए. लेकिन जब एंडिंग में हम देखते हैं कि एंडिंग में जो है वो नॉन बैट्समैन यूजुअली होते हैं एंड में, तो उनके लिए वो बॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन. तो जब परसेप्शन ही अलग है तो ओपनिंग बैट्समैन को ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मतलब अपने लैटर वाले से. तो इसी के लिए परसेप्शन ही जब अलग है तो ऑफकोर्स स्ट्रेस का लेवल भी जो है वो अलग होगा, स्ट्रेस का रिएक्शन मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी अलग होगा. तो इतना नॉन स्पेसिफिक नहीं हो सकता और इतना जो है जनरल नहीं हो सकता. Now, stress is not a factor. Stress is not a factor that resides in the individual or the environment. Instead, it is embedded in an ongoing process that involves individuals transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise. तो stress जो है वो एक ongoing process है और इसका appraisal भी जो है आप किस तरीके से अपने उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखते हैं उसमें भी कोई ना कोई सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं और आप उसी के हिसाब से जो है आप जब उसे एनकाउंटर करते हो आप उसे कोप करने की कोशिश करते हो, मतलब उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो. तो यहाँ पर ये बताया गया कि स्ट्रेस जो है वो एक डायनामिक है, मतलब स्टैग्नेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इट इज़ एवर चेंजिंग, एक डायनामिक एवर चेंजिंग मेंटल कॉग्निटिव स्टेट है जो कि हमारे होम्योस्टैटिस में एक इम्बैलेंस लाता है, डिसरप्शन इन द होम्योस्टैटिस, क्योंकि it disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. So the perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of events and the resources available to deal with them. तो ये बहुत ही important चीज़ है कि अगर स्ट्रेस है, अगर कोई स्ट्रेसर है तो तब वो डिपेंड करेगा उस पर्सन पे जो कि उस स्ट्रेस के सामने, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के सामने है, उस स्ट्रेसर को एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसका परसेप्शन क्या है उस स्ट्रेसर को लेके और उसके रिसोर्सेज क्या हैं. क्योंकि जब पर्सन के पास, किसी भी इंसान के पास रिसोर्सेज होता है किसी भी चैलेंज, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, तो लिहाजा वो कॉन्फिडेंट फील करता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होगा तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव टाइप्स है तब भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल, मतलब आपके दिमाग में जो आपकी जो सोच है उस पर ही डिपेंड करती है ये सारी स्ट्रेस की कहानी. सो द स्ट्रेस प्रोसेस बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस propounded by Lazarus describes some kind of stressors. It also says about person's characteristics and it talks about the resources जिसकी वजह से कि हम उसको अप्रेजल कर सकते हैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का. तो स्ट्रेसेस जो होते हैं उसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, डायमेंशंस दिए हुए हैं. टाइप्स में स्ट्रेसेस एनवायरमेंटल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है. इन द सेंस जो स्ट्रेसर है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो किसी एनवायरनमेंट में मौजूद है. साइकोलॉजिकल है इन द सेंस हमारे दिमाग के अंदर हम कुछ ऐसा थॉट्स रखते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स रखते हैं, अपने ही अंदर के कुछ इमोशंस हैं जो कि हमें स्ट्रेस दे रहे हैं. सोशल है, सोशल इन द सेंस आपको किसी आपके सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपसे कुछ कहा, कभी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है या ऐसे ही मतलब आपको बॉयकॉट किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है किसी ग्रुप से, इसे कहते हैं सोशल स्ट्रेसर.
इसी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के विच इज़ एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, इसके डायमेंशंस होते हैं इन द सेंस कि उसका इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा या कम होगा, उसका ड्यूरेशन क्या है, उस स्ट्रेसर का टाइम पीरियड देखा जाता है। फिर है कि कम्प्लेक्सिटी, एक तरीके का है कि एक ही साथ बहुत टाइप्स के स्ट्रेसर्स मौजूद हैं, और दूसरा है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब कि वो स्ट्रेसर को आप कितने हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब ये स्ट्रेसर जो है ये अभी मेरे साथ होना है, और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे स्ट्रेसर के लिए, और यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली यूजिंग योर रिसोर्सेज, यू विल ट्राई टू अप्रेज द सिचुएशन। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा कि आपके सामने ऐसा स्ट्रेसर होना है, तो नॉन प्रिडिक्टेबल जब हो जाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो इसी चीज़ की वजह से पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमने बताया कि स्ट्रेस जो है वो परसेप्शन पे हाईली डिपेंड करता है पर्सन का। तो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फिजियोलॉजिकल में हम उसके फिजिकल हेल्थ को देखते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कैसा है, व्हाट आर दी वल्नरेबिलिटीज़, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर है ऑलरेडी बॉडी में या पर्सन के मेंटल में, तो वो उसे देखा जाता है कि क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर। साइकोलॉजिकल में उसकी मेंटल हेल्थ, उसका टेम्परामेंट, उसका एटीट्यूड, व्हाट इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अपने बारे में कितने कॉन्फिडेंट हैं, कैसा सेल्फ एस्टीम है उनका, उनकी कल्चरल क्या क्या डेफिनेशंस, उनके मीनिंग्स क्या हैं उनके कल्चर के बेसिस पे, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज़ द स्टाइल टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो ऑल दीज कम्स इनटू अकाउंट जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन की अप्रेजल की बात करते हैं। और रिसोर्सेस 3 तरीके के हैं, फिजिकल रिसोर्सेस है, पर्सनल है और सोशल है। फिजिकल में इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट कोई मनी हो रखा है या किसी बाहर से आपको मेडिकल की केयर, मेडिकल का फैसिलिटी मिल रहा है, तो दैट विल बी फिजिकल रिसोर्स। पर्सनल में ऑफ कोर्स इट विल डील विथ योर स्किल एंड योर कोपिंग स्टाइल, आप कौन से अपने स्किल को यूज़ करके आप किस तरीके से स्ट्रेस को कोप करें, वो आप पे डिपेंड करेगा। और सोशल है कि आपके पास कैसे सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, आपके पास लोग हैं बात करने को, आपके पास प्रोफेशनल हेल्प है, आप काउंसलर से बात कर सकते हो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को लेके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्ट्रेसर्स, पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रिसोर्सेज, ये तीनों को मिला के ही हम स्ट्रेस को अप्रेज करते हैं, स्ट्रेस को फाइट करते हैं। और इसी दौरान जो है 4 तरीके के रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं एक पर्सन के बॉडी में, जो कि है फिजियोलॉजिकल लेवल में, बिहेवियरल में, इमोशनल में और कॉग्निटिव में। सो Lazarus has distinguished between 2 types of appraisals, that is primary and secondary. प्राइमरी अप्रेजल वो परसेप्शन कहलाता है जो कि एक न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट है। सपोज कि आप किसी न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप उस सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। सपोज आप एक जगह से किसी दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर आप न्यू स्कूल में जाएंगे, एवरीथिंग वुड बी न्यू फॉर यू, तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे देखेंगे, उस सिचुएशन को कैसे देखेंगे। सपोज यू विल व्यू इट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेगेटिव इवेंट्स जो है उसे भी हम अप्रेस करते हैं फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट या चैलेंज। सपोज की कॉन्सिक्वेंस हम नेगेटिव सोचते कि इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो नेगेटिव में भी कुछ 3 तरीके के पॉसिबल अप्रेजल्स हैं, जो कि है हार्म, थ्रेट या चैलेंज। हार्म में इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। मतलब हार्म वो चीज़ है जो कि ऑलरेडी उसका जो डैमेज है वो पास्ट में हो चुका है, असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। थ्रेट जो है वो है फ्यूचर में कोई पॉसिबल अगर डैमेज होना है उसी इवेंट को लेके, तो उसे हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में जो है वो थ्रेट है, अगर मैं यहाँ से वहाँ मूव करता हूँ मेरे लिए थ्रेट है, मेरे लिए फ्यूचर डैमेज हो सकता है। और चैलेंज वो है, इट इज़ अप्रेजल दैट आर एसोसिएटेड विथ मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, द पोटेंशियल टू ओवरकम एंड इवन प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट। तो सपोज आप न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को इमेजिन किए, लेकिन आप उसे एज अ चैलेंज टेकअप कर रहे हो। तो चैलेंज क्या है कि कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन है अपने ऊपर, अपने एबिलिटीज़ को लेकर के कि हाँ मेरे पास भले ही स्ट्रेस आए लेकिन मैं जो हूँ मैं वो कोप कर सकती हूँ स्ट्रेसफुल इवेंट से, एंड आई हैव द पोटेंशियल टू ओवरकम एंड इवन आई कैन प्रॉफिट फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट इवेंट। सो इफ़ आई एम considering it as, if it's positive then we have positive consequences, there is no need, even if I'm going to a new or a changing environment I'll be अगर उसका consequence positive है तो मैं सोचूंगी भी क्यों, I'll be happy। और अगर neutral है
तब भी इट्स ओके, लाइक यू नो प्लस माइनस, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज़ मिल रहा है, तब भी हम ऑलमोस्ट हैप्पी रहते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो हमें सोचने वाली बात पड़ती है। और नेगेटिव इवेंट्स में they are appraised for their possible harm, threat or challenge. Harm is the assessment of the damage that has already been done by an event. Threat is the assessment of possible future damage, and challenge is the confident expectations of the ability to cope. So when we perceive an event as stressful, we are likely to make a second appraisal. पहला है कि प्राइमरी अप्रेजल देखते हैं, हम उस एनवायरनमेंट को परखते हैं कि आखिर है क्या, आखिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। पॉजिटिव है तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, न्यूट्रल है तो भी नहीं आएगा, अगर नेगेटिव है तो आएगा। उसका पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज हम देखेंगे। और उसके बाद अगर सच में वो स्ट्रेसफुल है, हमें लगता है कि ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, तो हम बढ़ते हैं तब सेकेंडरी अप्रेजल को, जो कि है असेसमेंट ऑफ वंस coping abilities and the resources and whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge of the event. So पहला हो गया लज़ारस का, यह है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, जिसमें कि उन्होंने दो तरीके के अप्रेजल्स बताए हैं। प्राइमरी अप्रेजल, जिसके कि अंडर में हम देखते हैं, हम एक परसेप्शन लगाते हैं एक न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट का, जहाँ पर कि वो न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट को हम परसीव करते हैं एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एंड इफ इट इज़ नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, देन दे आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज। और जब ये हार्म, थ्रेट और चैलेंज के आगे हम निकलने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि ये सच में स्ट्रेसफुल इवेंट है, तो हम अपने सेकेंडरी अप्रेजल की ओर जाते हैं। और सेकेंडरी अप्रेजल वो है जिसमें कि हम अपने खुद के एबिलिटीज़ को एसेस करते हैं, हम खुद के कोपिंग एबिलिटीज़ को असेसमेंट करते हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेस है, जो मैंने बताया फिज़िकल, पर्सनल और सोशल वाली जो रिसोर्सेस हैं, फिज़िकल में मनी है, मेडिकल केयर है, पर्सनल में खुद का कोपिंग स्टाइल है, खुद का स्किल है, सोशल में आपका सोशल सपोर्ट है, प्रोफेशनल हेल्प है, काउंसलर्स है, आप किसी से बात करते हो, हम उसके बारे में सोचते हैं। दैट इज़ द सेकेंडरी अप्रेजल एंड वी थिंक कि क्या ये सफिशिएंट है हार्म, थ्रेट और चैलेंज को मीट करने के लिए। सो इफ़ वन थिंक्स वन हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्थ, स्किल एंड सोशल सपोर्ट टू डील विद द क्राइसिस, दे विल फील लेस स्ट्रेस्ड। अगर आपको लगता है कि आपके पास आपका खुद का स्किल्स है, आपका रिसोर्सेस है, तो आपको कम स्ट्रेस होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो द स्ट्रेस विल बी मोर ऑफ कोर्स। सो दिस टू लेवल अप्रेजल प्रोसेस डिटरमाइंस not only our cognitive and behavioral responses but also our emotional and physiological responses to external events. तो मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेस मॉडल है, इसमें हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बताया जाता है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स के बारे में बताया जाता है, इमोशनल एज वेल एज कॉग्निटिव रिस्पॉन्स के बारे में भी बताया जाता है। तो ये सारी जो अप्रेजल्स हैं कि हम आइदर उसे पॉजिटिव अप्रेज करते हैं या नेगेटिव अप्रेज करते हैं, ये जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, सेम स्ट्रेसफुल इवेंट आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, लेकिन आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव रिएक्शंस ही होंगे, नेगेटिव, आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा वो सिचुएशन। कंट्रोलेबिलिटी हम देखते हैं कि कैसे आप उस स्ट्रेसर को कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रेस, द टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव हैं, और आपके अप्रेजल्स में बहुत ही मतलब डिपेंड करता है कि उसी ही फैक्टर्स में डिपेंड करेगा आप उस सिचुएशन को कैसा अप्रेज कर रहे हो। सो पास्ट एक्सपीरियंस जो है ये एक फैक्टर है जिससे कि आप इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप डील करते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर पहले से ही आपने वो सिमिलर सिचुएशन को हैंडल किया है सक्सेसफुली, तो आपको वो लेस थ्रेटनिंग रहेगा, आपको कम डर लगेगा, कम स्ट्रेस होगा। दूसरा है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में अगर आपके पास, आपको सिचुएशन पे कंट्रोल है या नहीं है, अगर पर्सन बिलीव करता है कि वो उस नेगेटिव सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, तो उसे कम ही स्ट्रेस होगा। ये तो ऑब्वियस है। जैसा कि एक हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम जो है इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें सिचुएशन को
कम स्ट्रेसफुल, अपने आप से ही वो कम स्ट्रेसफुल हो जाता है उसी वक्त जब हमने सोच लिया कि हाँ मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तभी ही वो कंट्रोल वाली जो फैक्टर है, तभी ही वो सिचुएशन आपके दिमाग में एकदम कम स्ट्रेस डाल देता है. दस द एक्सपीरियंस एंड द आउटकम ऑफ अ स्ट्रेसर मे वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. दूसरा पर्सन अगर सोचेगा कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, उसे तो बहुत ही स्ट्रेस हो जाएगा. तो स्ट्रेस जो है, ऐसा नहीं है कि सेम स्ट्रेसर्स सेम रेस्पॉन्सेस को इनिशिएट करेंगे हर एक पर्सन के अंदर से. ये एकदम से गलत है, क्योंकि हर एक पर्सन एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि आप अपने स्ट्रेसर जो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेस जो है entirely depends upon the perception and the resources. So perception is the big thing here. So stress includes all those environmental and personal events which challenge or threaten the well-being of a person. Now these stresses can be external, जैसे कि environmental है, noise है, pollution है, social है, break up with your friends, and loneliness. People are discriminating you, people are excluding you from everywhere. That will cause a social stress in you. तीसरा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. ये है कन्फ्लिक्ट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो बेसिकली इंसान के अंदर होता है, आपके खुद के दिमाग में. तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रेसर्स हैं, ये वैरायटी ऑफ स्ट्रेस रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है, जो कि 4 तरीके के हैं. मैंने पहले से बता दिया है, विच इज़ फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. सो फिजियोलॉजिकल लेवल में जो है, अराउजल प्लेज अ key role in stress related behaviors. So what happens is that the hypothalamus, which is inside our brain, the hypothalamus, it initiates action along 2 pathways. The first pathway involves the autonomic nervous system. The adrenal gland releases large amount of catecholamines, which is the epinephrine and norepinephrine, into the bloodstream. This leads to physiological changes seen in fight or flight response. तो इसमें क्या हो रहा है, मैं अभी physiological reaction की बात कर रही हूँ. जो अप्रेजल हम करते हैं अपना, देखो एक स्ट्रेसर होता है, उसके बाद पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वो कैसा परसीव कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज क्या है. जब ये तीनों चीज़ मिल गया तो हमारी बॉडी जो है 4 तरीकों के रिएक्शंस देती हैं, जो कि 4 डिफरेंट लेवल्स में होता है. तो पहला जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है फिजियोलॉजिकल लेवल. ये है हमारे बॉडीली चेंजेस के बारे में. तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में 2 पाथवे में एक्शन इनिशिएट होता है, मतलब 2 तरीके के एक्शंस स्टार्ट होते हैं. पहला पाथवे में क्या होता है, पहला वाला फर्स्ट पाथवे इन्वॉल्व्स द autonomic nervous system. The first pathway involves the autonomic nervous system, जहाँ पर कि adrenal glands जो है वो large amount of catecholamines release करता है. Catecholamines by the name of epinephrine and norepinephrine, ये जो है hormones है. adrenal gland first pathway में autonomic nervous system के pathway से adrenal glands large amounts of catecholamines ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है. तो इससे क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. आइदर आप फाइट वाले मोड में आ जाओगे, डट कर सामना करोगे उस सिचुएशन का अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर, या फिर आप फ्लाइट वाले मोड में आ जाओगे, इन द सेंस रन अवे, यू विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. नाउ द सेकेंड पाथवे इन्वॉल्व्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स द corticosteroid, the cortisol, which provides energy. ओके, सो द सेकेंड पाथवे, पहला पाथवे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है. एड्रिनल ग्लैंड से कैटेकोलामाइंस जो है वो लार्ज अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज करता है, जिससे कि फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है. सेकेंड पाथवे इन्वॉल्व्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट सिक्रीट्स द corticosteroid which is the cortisol, and it provides lots of energy to the body and the muscle. So the emotional reactions, okay, this was the physiological, at the physiological level, the changes due to the stressful situation or the stressor. Now comes the emotional reactions. The emotional reactions to experience of stress include negative emotions. जब हमारे सामने स्ट्रेसर होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तो स्ट्रेस अपने आप में ही एक बहुत ही नेगेटिव
काइंड ऑफ स्टेट है, क्योंकि इसमें आपका जो होम्योस्टैटस है, आपकी जो बैलेंस है, उसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब होता है और पर्सन की एबिलिटी टू कोप के बाहर चला जाता है बात। तो स्ट्रेस बहुत ही एक परेशानी वाली एक फीलिंग आती है अंदर से, एकदम कंस्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स एंड टाइटनेस होता है इंटरनल फीलिंग्स का। इसी के लिए तो इसके इमोशनल लेवल में जो इमोशंस में इन्वॉल्व हैं वो भी नेगेटिव काइंड्स ऑफ हैं, जैसा कि फियर, डर जाना, एम्बैरसमेंट वाली फीलिंग्स आना, एंग्जाइटी होना हाई लेवल से, एंगर, डिप्रेशन, you'll deny everything, denial. Okay, now comes the behavioral responses. Behavioral का जो है it's virtually limitless, क्योंकि behavior responses बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम जब एक टाइप के रिस्पॉन्स को हम नहीं कह सकते कि मतलब वो हर एक इंसान में मौजूद होगा, तो बिहेवियर तो बहुत ही वाइड रेंज हो जा रहा है, लिमिटलेस हो जा रहा है। माने तरह तरह के बिहेवियर आपको देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट। तो कन्फ्रंटेटिव एक्शन जो होता है स्ट्रेस का, फाइट होता है जब आप सोचते हो कि आपको फाइट करना चाहिए उस स्ट्रेसफुल इवेंट से, एंड विड्रॉल फ्रॉम द थ्रेटनिंग इवेंट जो है फ्लाइट है। तो ये दोनों तरीके के बिहेवियर्स जो हैं एकदम ब्रॉड कैटेगरी में बता दिया गया है कि जब आप बिहेवियरल लेवल की बात करते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है कि आइदर आप फाइट करने की कोशिश करते हो या भागने की कोशिश करते हो स्ट्रेस सिचुएशन से। नाउ कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जो है इट इंक्लूड्स बिलीव्स अबाउट द harm or the threat of an event which poses and the beliefs about its causes and controllability। तो cognitive responses जो है आप सोचते हो, आप उस harm और threat के बारे में सोचते हो और आप ये सोचते हो कि क्या उसके कॉज हैं, क्या आपके कंट्रोलेबिलिटी के वो अंदर है या कंट्रोलेबिलिटी के बाहर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अफेक्ट करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन में आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम में, आप अच्छी तरह से सोच नहीं पाते, बार बार रिपीटेटिव और नेगेटिव थॉट्स जो है बार बार आपको परेशान करता रहता है। तो ये होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। सो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही बिल्कुल भी मतलब डिज़ायरेबल स्टेट नहीं है ये स्ट्रेस। तो हमें बेसिकली जो है अपना परसेप्शन को चेंज करना चाहिए, हमें हमेशा से पॉजिटिव सोचना चाहिए। मोस्टली नेगेटिव सिचुएशंस में भी हमें ट्राई करना चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि जितने भी रिस्पॉन्सेस आपने देख लिया स्ट्रेस का 4 तरीक़ों में जो मैंने बताया, बॉडीली चेंजेस बताया, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस बताया, कॉग्निटिव चेंजेस बताया, तो ये सब में जो है इसमें नेगेटिव इमोशंस भी सब में नेगेटिव रिस्पॉन्सेस ही हैं, कोई भी अच्छा नहीं है स्ट्रेस सिचुएशन में। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस। नाउ जैसा कि फिगर 3.2 आपके बुक में दिया हुआ है, स्ट्रेस का मॉडल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रेस का, जिसमें कि स्ट्रेसर एंड द पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रिसोर्सेज इट हैज़ बीन एक्सप्लेन। तो वहाँ पे हमने देखा कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में भी बताया। तो इंटेंसिटी क्या है कि इंटेंसिटी में आइदर वो स्ट्रेसर जो है लो इंटेंसिटी का हो सकता है या हाई इंटेंसिटी। ड्यूरेशन उसकी टाइमिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। Complexity, it could be less complex or more complex, and predictability, whether it is unexpected or whether it is predictable. So it depends upon that. This was the dimension of the stressor. Now the psychological characteristics like the mental health, temperament and self concept are relevant because वो help करता है, उसमें कई हद तक वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसे रिएक्शन देगा उस स्ट्रेस को लेके। और कल्चरल का भी बहुत कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू, मतलब आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो सिचुएशन को आपके कल्चर के मुताबिक, वो भी बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। एंड फाइनली द स्ट्रेस एक्सपीरियंस विल बी डिटर्मिन्ड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन। तो जैसे कि मैंने बता दिया पहले से, आपके पास कैसे मनी है, कैसा स्किल है आपके पास, कोपिंग स्टाइल क्या है, आपके सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, आपके अप्रेजल को डिटरमाइन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप रिएक्शंस देंगे। नाउ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ जैसा कि हम स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं वो सबके पर्सनालिटी, सबके अपब्रिंगिंग, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हर एक किसी का जो है अपना खुद का तरीका है स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देने का, उससे डील करने का। उसका वार्निंग साइन जो है, इंटेंसिटी है, वो भी वैरी करेगा। सपोज़ एक स्ट्रेसर का सेम इंटेंसिटी है, लेकिन वो क्योंकि एक दो पर्सन के परसेप्शंस अलग होंगे, वो एक के लिए हाई इंटेंसिटी होगा, एक के लिए लो इंटेंसिटी होगा।
तो पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैन गेज द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम बाय द नेचर एंड सिवियरिटी बाय ओन सिम्टम्स और चेंजेस इन द बिहेवियर। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस होते हैं हमारे बॉडी से, हम उससे ही पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर जो है कुछ स्ट्रेस हो रहा है, हमें किसी न किसी स्ट्रेसर से हमारे अंदर स्ट्रेस हो रहा है। दीज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस कैन बी फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। एनी ऑफ दीज सिम्टम्स कैन इंडिकेट अ डिग्री ऑफ स्ट्रेस विच इफ लेफ्ट अनसॉल्व्ड माइट हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर बताया कि कुछ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जिससे कि हम उस प्रॉब्लम का डेप्थ को समझ पाएंगे, उसका नेचर को समझ पाएंगे और उसके सिम्टम्स के हिसाब से और कैसा कैसा आपका बिहेवियर में चेंजेस है, उसकी सीवियरिटी को देख के हमें पता लग सकता है कि आपके अंदर किस तरीके के स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। और अगर इस स्ट्रेस को सही वक्त पर हमने नहीं चेक किया, नहीं सॉल्व किया, उसकी स्ट्रेसर को नहीं आइडेंटिफाई किया, तो ये जो है सीरियस इम्प्लीकेशन, सीरियस प्रॉब्लम्स में डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ द फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल एनवायरमेंटल जो है वो ऐसा है कि हमारे बॉडी के बाहर ही फिजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर मौजूद है विच डिमांड्स द चेंज of the state of our body. Suppose when we feel strained, when we overexert ourselves physically, lack a nutritious diet, suffer an injury or fail to get enough sleep. हमारा बॉडी का जो स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, उसको जब डिस्टर्ब किया जाता है किसी ना किसी बाहर वाले रीज़न से, सपोज हमने कुछ प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं किया, तो डाइट कहाँ है? बाहर है, बॉडी के बाहर है, वो अंदर जाएगा तभी तो बॉडी अच्छे से काम करेगा। हमने अपने आप को फिजिकली ओवर एग्जर्ट किया अपने ऊपर, फिजिकली जो है कुछ एक्सट्रीमली ज़्यादा जम के वर्कआउट किया, उसके वजह से स्ट्रेन हो गया बॉडी में, तो ये क्या है? फिजिकल स्ट्रेस बन जाएगा। ये अच्छे से नहीं सोया, बॉडी कैसे काम करेगा? बॉडी का होम्योस्टेटिस बिगड़ रहा है इसमें, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस वो होता है जो कि कभी कभार अनअवॉइडेबल भी होता है, बाहर से होता है, अनअवॉइडेबल होता है, नेचुरल होता है एनवायरमेंटल, क्योंकि जैसे कि पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज़, हीट, समर टाइम्स में, विंटर का कोल्ड, ये सब जो है, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मोस्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है। और नेचुरल कैलामिटीज़ जैसी चीज़ें तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस तो होकर ही रहेगा, उसे एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। और फिजिकल स्ट्रेस जो है ये हमारे स्टेट ऑफ बॉडी को डिस्टर्ब करता है एंड इट डिमांड्स अ चेंज इन द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। तो ये दो तरीके के हो गए। सेकेंड इज़ द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है बेसिकली ये हमारे दिमाग के अंदर ही ये इसका जो है इनिशिएशन होता है, हमारे दिमाग के अंदर ही इट इनिशिएट्स। सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि हम कंटिन्यूसली अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इसकी वजह से हमें एंग्जाइटी फील होता है, हमें डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से 4 तरीके के रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि एकदम से नेगेटिव है। और फिर अगर इसे आपने सॉल्व नहीं किया देन इट में डेवलप इनटू सीरियस problems. It will have serious implications in future. So the 4 types of psychological stress which has been given is, number 1 is frustration. Frustration कहाँ से result करता है? हमें frustrated कब feel होता है? जब हमें कोई चीज़ करना होता है, हमें कोई चीज़ चाहिए होता है और उस चीज़ को हम नहीं कर पाते, या उस चीज़ को करने से हमें कोई रोक लेता है। और वो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन है, वो कुछ और भी फैक्टर हो सकता है। लाइक इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग अ डिजायर्ड गोल। फ्रस्ट्रेटेड तभी फील होता है, ओके, जब हमें कोई चीज़ मना करता है करने को, तभी हमें, जब कोई कह दे कि पबजी मत खेलो, तो तब अंदर से बहुत गुस्सा लगता है। और कोई कहे कि पबजी, और तुम जिस वक्त में पबजी खेलते हो उस टाइम में कोई फ़ोन ले जाए, तो तब आप उस टाइम में पबजी खेल ही नहीं पाओगे, तो आपके अंदर क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स। नीड ऑफ द आवर था कि पबजी खेलना है, और मोटिव था कि पबजी खेल के कुछ जीतेंगे, तो ना उस टाइम में फ़ोन मिला, ना गेम खेल पाए, ना जीत पाए, तो डिजायर्ड गोल भी अचीव नहीं हो पाया, नीड्स भी ब्लॉक हो गए, मोटिव्स भी ब्लॉक हो गए। सो देयर कुड बी अ नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन सच एज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरपर्सनल हर्ट, लो ग्रेड्स इन स्कूल, ये सब भी फ्रस्ट्रेशन के कॉजेज हो सकते हैं।
सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपको गुस्सा आता हो कि मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आपको किसी ने कुछ बुरी बात कह दी हो, इंटरपर्सनल हर्ट हो गया हो, या कोई कहा सुनी में किसी बात की वजह से आपके मन में वो बात बैठ गया हो, उससे फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन के कई सारे जो है रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ योर नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और बाय समवन दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग ए डिजायर्ड गोल। सेकेंड इज द कन्फ्लिक्ट। नाउ कन्फ्लिक्ट जो है ये इट अकर्स बिटवीन टू और मोर इनकॉम्पैटिबल नीड्स और मोटिव। सपोज कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको डांस पढ़ना चाहिए या आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ओके, व्हाट शुड यू टेक, डांस एज अ सब्जेक्ट और साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू लाइक एंड यू कांट डिसाइड। तो ये क्या हो रहा है, दिमाग में कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है कि अरे क्या डिसाइड करूँ, आई जस्ट कांट, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड दैट व्हाट शुड आई टेक। ओके, इट हैपेंस, इट जनरली हैपेंस विद अस। सो यू मे वॉन्ट टू कंटिन्यू स्टडीज और टेक अप अ जॉब। आपको स्टडीज़ भी करने की मन है लेकिन जॉब भी करने का मन है, या फिर नीड ऑफ द आवर की जॉब कर लो लेकिन आपका मन है कि स्टडीज़ कर लो, तो इसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसमें भी ये होता है कि दो चॉइसेस होते हैं, मतलब आइदर इनकॉम्पैटिबल नीड्स है, मोटिव्स है, या फिर एक्चुअली यूजुअली कॉम्पैटिबल नहीं होता, लेकिन कॉम्पैटिबल नीड्स में भी ऐसा हो जाता है और उसमें तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा फिर। नाउ इज द इंटरनल प्रेशर। ये जो है ये हम अपने आप से जो है एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मुझे जो है मैं परफेक्ट हूँ, मुझे हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर फुल मार्क्स ना आए तो अंदर ही अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किस लिए आएगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर था। खुद को मैंने कहा था कि मैं नंबर 1 परफेक्ट हूँ, मेरे से ज़्यादा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता और मुझे तो हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इंटरनल प्रेशर एक अलग टाइप का जो कि इट स्टेम फ्रॉम बिलीव्स बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनसाइड अस टू आवरसेल्व्स ओनली। सो सच एक्सपेक्टेशंस जो है ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट को ही लीड करते हैं। Many of us drive ourselves breathlessly towards achieving unrealistically high standards in achieving our goals, and it is absolutely absurd. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा से बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और हर एक सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ लास्ट वन इज़ द सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कैन बी ब्रॉट अबाउट फ्रॉम पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड्स ऑन अस। सोशल प्रेशर्स तो बहुत तरीके के होते हैं, मतलब फैमिली से होता है, family members, different types of, I mean, the relatives, the friends group, the peer group. Social pressures कई तरह के होते हैं. This can cause even greater pressure when we have to work with them. Also, there are people with whom we face interpersonal difficulties, personality clash of sorts. Now, social stress भी एक चीज़ है जिससे कि मतलब सोशल स्ट्रेस जो एक्सटर्नली भी हो सकता है या फिर इंटरेक्शन विद अदर पीपल से भी इंड्यूस होता है. नाउ कुछ सोशल इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई या किसी का इलनेस हो रखा है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं किसी मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ, नेबर्स के साथ परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है सोशल स्ट्रेस में तब्दील हो जाते हैं. और ये भी जो है पर्सन पे ही डिपेंड करता है, उसका परसेप्शन कैसा है. किसी के लिए पार्टीज़ में जाना स्ट्रेसफुल हो सकता है, किसी के लिए घर में बैठना स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ना. सोर्स क्या होता है स्ट्रेस का, जो सोर्स है जो हम देख रहे हैं उसका स्ट्रेस मतलब सोर्स क्या होता है स्ट्रेस का. अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स such as death of a loved one, personal injury, annoying frequent hassles of everyday life and traumatic events. तो लाइफ इवेंट्स जो होते हैं, कभी कभी हम बहुत बिग हमें चेंजेस देखने को मिलता है, या फिर कुछ स्मॉल चेंजेस भी होता है लेकिन इतना सडन होता है कि हम उसे स्ट्रेसफुल मतलब स्ट्रेस के नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, हमारा जो यूजुअल रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है, और उसी चीज़ को कोप करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, इसी के लिए जो है वो स्ट्रेसफुल कहलाने लगता है. नाउ सेवरल लाइफ इवेंट्स विच आर प्लान्ड अनप्रेडिक्टेबल, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए वो उसे हम स्ट्रेसफुल नज़रिए से देखते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइफ इवेंट. सेकेंड है कि हैसल्स है, मैंने एवरी डे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, डेली लाइफ में आप कम्यूटिंग टू ऑफिस, वर्क, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है, नेबर्स के साथ परेशानी होना या सराउंडिंग्स आपकी अच्छी नहीं है, डेली कम्यूटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, या आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर शॉर्टेज,
ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि हर दिन फेस करना पड़ता है। हर दिन एक हाउसवाइफ के लिए हर दिन उसके जो डेली के घर के काम है उसे भी डेली हैसल्स का स्ट्रेसफुल एक स्ट्रेसर माना जा सकता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। और कुछ होते हैं कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये जो होते हैं ये एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। कभी कहीं आग लग गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से नुकसान हो गया, रॉबरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स है और ये हमें स्ट्रेस देता है ना। स्ट्रेस जब दे रहा है, इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तुरंत मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये सारे चीज़ें हो गई हैं, ये इवेंट्स हो गई हैं और कुछ मंथ्स बाद आपको ऐसे एंग्जाइटी वाले सिम्टम्स होने लगते हैं, फ्लैशबैक्स होता है, ड्रीम्स होता है, आप सो नहीं पाते अच्छी तरीके से। इसी चीज़ की वजह से जो है आप पर लोग बिलीव नहीं करते कि तुम क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो, तुमको सपने आ रहे हैं, लोग बिलीव नहीं करते और इससे आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगता है धीरे धीरे। तो इससे क्या है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और अपने आप ही जो है अंदर ही अंदर आपको स्ट्रेस होने लगता है। तो सोर्स क्या है, कुछ लाइफ के इवेंट्स हो सकते हैं जो सडन हैं, अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो हैं, बेसिकली डेली हैसल्स हो सकते हैं, डेली लाइफ में कुछ भी जो प्रॉब्लम्स होता है हमारे साथ हर दिन का है, लेकिन वो धीरे 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 स्ट्रेस में तब्दील होता है। और ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो होते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स यूजुअली मतलब ऐसा देखा जाता है अगर ऐसा हो रहा है सोर्स ऑफ स्ट्रेस में तो कुछ मंथ्स बाद उसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प को देखें और उससे कोप करने की कोशिश करें, स्पेशली इफ़ दे परसिस्ट फॉर मेनी मंथ्स आफ्टर द इवेंट इज़ ओवर. So all these were the sources of stress. Now in this video I'll keep till this much. Rest of the topics we shall discuss in the next video. So I hope you like it. Don't forget to give it a thumbs up, share it among your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.